Hello everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Rajesh. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Sir, am I audible? Yes, sir. तो कौन शेयर करेगा स्क्रीन? हम आज का एजेंडा बताता हूँ मैं। आज हम सिक्वल की प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। जैसे कि अगर हमें मान के चलो कि पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट इंप्लीमेंट करना है तो सिमिलर वे में सिक्वल में कैसे कर पाएंगे हम? उसके लिए केस केस नाम का एक क्लॉज आता है, वो हम यूज करेंगे। केस और वेन। उसके बाद उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल उसके बाद देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट एटलीस्ट थ्योरी उसकी स्टोर्ड प्रोसीजर की थ्योरी, और सीटी, हाँ, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, वो एक कंसेप्ट देखने वाले हैं आज। ये 3-4 कंसेप्ट हम देखेंगे। तो कौन करेगा शेयर? अरे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। विवेक, आर यू रेडी? Yes, sir. और अभी शेयर कर दूं सर? हाँ, कर दो। सर स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है। ठीक है। डेटाबेस एम्प्लॉयज है ना सर? एम्प्लॉयज, अच्छा एम्प्लॉयज भी आपने किया था क्या इसमें इंटीग्रेट? नहीं, क्योंकि पिछले, नहीं, जो आपने भेजा था वही यहाँ पर डाल दे। हाँ, ओके, तो पिछले बार भी आपने आप ही के पीसी पे ट्राई किया था। हाँ, हाँ। हम्म तो मुझे फाइल मुझे स्क्रिप्ट प्रकाश फोल्डर सर, में डाल ठीक है, ठीक है, चलिए सिक्वल ज्वाइन कंसेप्ट पढ़ लेंगे पहले तो, या फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इनर जॉइन की अगर मैं आपको इनर जॉइन का सिंटैक्स बता दूं तो वो है सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम इनर जॉइन टेबल टू, और एक ऑन ऑन होता है, राइट? ऑन टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल्स टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम, जो भी उसकी प्राइमरी की है। चलिए शेयर करो आप। अब एक्चुअली एम्प्लॉयज दिखाओ एक बार, एम्प्लॉयज डेटाबेस। एम्प्लॉय सैलरी एक है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज एक है। सैलरीज एक्सपांड करो, एम्प्लॉयज और सैलरी, ये दो डेटा सेट, उनके कॉलम्स चाहिए एक्चुअली हमें। इसकी कॉलम है। एम्प्लॉय नंबर वहां पे कॉमन है, एम्प्लॉय नंबर दूसरे टेबल में, सैलरीज में कॉमन है सर। एम्प्लॉय ये नंबर। यहाँ पर है और ये अब देखो यहाँ पे दो टेबल्स है अलग अलग, एक सैलरीज है और एक दूसरा एम्प्लॉय एम्प्लॉयज है, दो टेबल्स है, राइट? अब मुझे आप बताओ कि अगर ये दोनों टेबल मुझे ज्वाइन करने हैं और मुझे सिर्फ रिक्वायर्ड कॉलम कुछ चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉय नंबर चाहिए मुझे, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम चाहिए, एम्प्लॉय लास्ट नेम चाहिए उसका, और उसका सिर्फ सैलरी चाहिए मुझे, सैलरी से सैलरी चाहिए, ऐसे टोटल 4 कॉलम्स चाहिए। और जो भी रिकॉर्ड कॉमन है वो सारे कॉमन रिकॉर्ड चाहिए।
तो उसके लिए क्वेरी क्या होगी? विवेक बताइए आप। विवेक बताओ, या फिर दूसरा कोई है, दूसरा आ जाए। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, सेलेक्ट कैसे? सेलेक्ट ऑल तो नहीं करना है हमें। नहीं सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कर सकते हैं। लिख दो, हाँ लिखो, हम करेक्ट करेंगे बाद में। रिक्वायर्ड कॉलम्स एटलीस्ट लिखो सेलेक्ट के बाद। बर्थ डेट कौन सा कॉलम बोले सर आपने? हाँ, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये 3 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट टेबल से। एम्प्लॉय नंबर कॉमा ये 3 कॉलम चाहिए। फिर फ्रॉम, फ्रॉम नहीं, और एक बचा ना, सैलरी। सैलरी सेकंड टेबल से। कॉमा के बाद डायरेक्ट सैलरी। कैसे लिखना है बताओ आप। आशा, मोनिका, हेलो, am I audible? यस। हेलो, क्वेश्चन एक बार और बताएंगे? ठीक है, क्वेश्चन ये है, हमें दो टेबल ज्वाइन करने हैं। ज्वाइन करना है, जो भी करना है आप आपके हिसाब, मतलब वो तो आपको सोचना है। मुझे चाहिए एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी, इन अलग अलग 2 टेबल से, और उनके कॉमन रिकॉर्ड्स चाहिए मुझे। कॉमा सैलरी आएगा, लिख दो। फ्रॉम एम्प्लॉय, इनर ज्वाइन, सैलरीज, ऑन employee on employees dot employee number is equal to salaries dot employee number. लिख दो जो आप उन्होंने बोला है अभी, वो लिख दो। विवेक, सैलरी लिख दो। सैलरी फ्रॉम employees फिर inner join salaries table name salaries on employees dot emp underscore name number is equal to salaries dot emp underscore रन करके देखो सर। रन करो। अब ये क्यों आ रहा है? अननोन कॉलम एम्प्लॉय नंबर इन फील्ड लिस्ट। employee सॉरी, मेरी टाइपिंग मिस्टेक हुआ। अच्छा एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉइज डॉट करना पड़ेगा या सैलरीज डॉट? एम्बिग्यूटी आएगी नहीं तो। वेरी गुड। हाँ, क्योंकि दोनों में है ये फर्स्ट कॉलम जो हमने लिया है ना। हाँ, सेलेक्ट के बाद फर्स्ट कॉलम EMPNO, दोनों में से एक कर दो। सेलेक्ट के बाद जो कॉलम नंबर, कॉलम नेम है ना EMPNO, सेलेक्ट के बाद
इसे यहाँ क्या पे करना है? एम्प्लॉइज डॉट कर दो या तो सैलरीज डॉट कर दो, एम्प्लॉइज डॉट कर दो। ऐसे ये ठीक है, रन करके देखो एक बार। हो गया। ये आ गया एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी सैलरी, ये सारे रिकॉर्ड इसके आगे सारे रिकॉर्ड्स। आ गए। अब इसको क्या करो और ज्यादा हम थोड़ा सा एस्थेटिकली बेटर बनाएंगे इस क्वेरी को। अब फ्रॉम से एंटर दबाओ। एलियास ले सकते हैं ना, ईएमपी और वो। अलग अलग लाइन में लिखेंगे तो अच्छे फिर हाँ लिख जाएगा। फिर इनर एम्प्लॉइज के बाद एक बार एंटर प्रेस करो, फिर सैलरीज के बाद एंटर प्रेस करो, क्योंकि आपको मॉड्यूलराइज वे में वो क्वेरी याद रहे, इसलिए देखो अब सेलेक्ट कॉलम नेम करने हैं पहले तो, बट कॉलम नेम्स आप क्या करो, अब आपको ये पता चल गया है कि कैसे कॉलम सेलेक्ट करने हैं, अब सिर्फ इसको बेटर थोड़ा सा बनाते हैं। ई डॉट एम्प्लॉय नंबर कर दो, सिर्फ एम्प्लॉय से एम्प्लॉय नंबर उठा रहे हैं हम, एम्प्लॉय से ही फर्स्ट नेम उठा रहे हैं, तो ई डॉट फर्स्ट नेम कर दो। यहीं पर डॉट नहीं किया ना यूजर। फर्स्ट नेम सेम वे में, राइट, पहला कॉलम जैसे लिख दिया आपने वैसे ही, डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम और ई डॉट सैलरी। यस डॉट सैलरी, यस, ई नहीं, ई में नहीं है कॉलम, राइट। सैलरी, सैलरी का कॉलम कहाँ पे है? सैलरीज टेबल में है वो। इसमें इस डॉट सैलरी। हम एम्प्लॉइज एम्प्लॉय ई। and salaries as yes, right? अब अभी फिर क्यों नहीं रन हुआ? हाँ, वहां ऑन ऑन के बाद पड़ेगा आपको सेम, यहाँ पर ऑन बताना के बाद ई डॉट एम्प्लॉय नंबर, एस डॉट एम्प्लॉय नंबर। इधर भी चेंज करना भूल गया था, इसलिए रॉन्ग हो गया। तो ये करेक्ट वे है, ठीक है, ज्वाइन लिखने का। हाँ, अब यही क्वेरी रहने दो। अब टोटल रिकॉर्ड्स एक बार चेक करो कितने आए हैं, कितने बोल रहा है वो? 1000 रोज रिटर्न बोल रहा है ना? हाँ ठीक है, 1000 रिटर्न है। अब क्या करेंगे इस, अब हमें देखो एम्प्लॉयज के सारे रिकॉर्ड चाहिए और सैलरीज के सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड चाहिए। इसकी मैचिंग मतलब तो कौन सा ज्वाइन लगाना चाहिए अब इसी में? हाँ गुड, तो सिर्फ इनर की जगह पे लेफ्ट लिख दो वहां पे, ये सब कुछ सेम। बाकी सब कुछ सेम रहेगा ना, क्या ही चेंज करना है वहां पे। अब आ गए हमारे मतलब एम्प्लॉयज से सारे रिकॉर्ड्स आ गए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, 1000 है। नहीं, ये सिलेक्ट ये किया है ना, सिर्फ यही आ गया। क्या सेलेक्ट? जेंडर हायर रेट रह गया ना सिर्फ। चलिए, जेंडर को क्यों लाना है? अब हम बोल रहे हैं सारे रिकॉर्ड्स, बोल रहे हैं सारे कॉलम्स नहीं विवेक, रिकॉर्ड्स का मतलब रोज, सारे रिकॉर्ड्स दे दो, कॉलम्स नहीं, क्योंकि कॉलम्स ऑलरेडी सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए बाकी हायर जेंडर वगैरह तो आने ही नहीं वाला। लेफ्ट ज्वाइन लगाने के बाद भी लेफ्ट ज्वाइन के सारे रिकॉर्ड्स मतलब एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड्स दे दो, सारे रोज दे दो, बट ओनली मैचिंग रोज हमें क्या करो, एम्प्लॉय सैलरी से दे दो, जो भी सैलरी है सैलरी का टेबल से दे दो। ये डिफरेंस है दोनों का। और हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अगले लेक्चर में इसकी।
अब अगर हम ऐसा मतलब मुझे अगर ऐसा चाहिए, अब देखो ठीक है, इसको अब मॉडिफाई करेंगे। अब मुझे सारे कॉलम चाहिए, सारे रिकॉर्ड चाहिए सैलरीज से, सारे कॉलम सारे रिकॉर्ड्स सैलरीज से, और सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स एम्प्लॉयज से चाहिए, सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स एम्प्लॉय टेबल से चाहिए। वो भी उसमें कौन से कॉलम्स, ठीक है, उसमें सारे कॉलम्स, उसमें भी सारे कॉलम्स। कौन सा ज्वाइन लगाओगे और कौन सी क्वेरी लिखोगे? कौन बताएगा? सुशांत। इस क्वेरी को एज अ रेफरेंस वहीं पे रख दो, मतलब ठीक है, नीचे आओ एक लाइन छोड़ के और क्वेरी लिखना शुरू कर दो जब वो बताएंगे। शांत। प्लीज रिपीट क्वेश्चन सर। नहीं हेलो हाँ, क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। हमें दो टेबल्स चाहिए, सैलरीज और एम्प्लॉयज, ठीक है। सैलरीज और एम्प्लॉयज, ये दो टेबल चाहिए हमें, सारे कॉलम चाहिए, उन दोनों टेबल जितने भी कॉलम है वो सारे कॉलम चाहिए। मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए, मैचिंग चाहिए एम्प्लॉयज। प्लीज सर, बहुत आवाज आ रही है इसमें। सुशांत कहाँ घूम रहे हो? एक्चुअली सर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ सर, गाँव को जाना था। अच्छा, तो ठीक 10 मिनट है, तो आवाज नहीं आएगी। ठीक है। मोनिका? उनका भी साथ में ही है सर। अच्छा, ठीक है, अजय बताएंगे अब। हाँ सर क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए, मुझे समझ में नहीं आया, कितनी आवाजें आ रही थी। ठीक है, तो आप म्यूट करो सुशांत। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो टेबल्स है, एम्प्लॉयज नाम का एक टेबल है, सैलरीज नाम का दूसरा टेबल है। मुझे सारे कॉलम चाहिए, दोनों टेबल में से सारे कॉलम्स, बट मुझे सारे रिकॉर्ड्स चाहिए सैलरीज टेबल से, बट मैचिंग रिकॉर्ड्स चाहिए मुझे एम्प्लॉयज टेबल से। हाँ, तो सर उसमें राइट जोन लगाएंगे, वहाँ स्टार लगा देंगे आगे, यहाँ पे लगा हमने रेप्लिकेशन बटन लगाया हमने। रेडी बोलो। हाँ, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय जी as that a join salaries as s on the basis of e.emp underscore number s dot emp underscore number हो जाएगा। लिख दो विवेक, जो उन्होंने अभी बोला है, रिपीट करो अजय आपकी क्वेरी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और आगे एज ई, हाँ अलियास बना दो उसका यहीं पर, ठीक है, एज ई, ठीक है, एच ई। हाँ हाँ, या राइट ज्वाइन ज्वाइन सैलरीज एज एस, सैलरीज एज यस, ऑन e dot emp underscore number s dot emp underscore number ई डॉट on ऑन e dot नॉट पी अंडरस्कोर नंबर इक्वल s dot emp underscore number स्टार्ट। रन कर दो इसको। करो। रोज रिटर्न सिलेक्ट कर लो इसको। देखो आ गए
सारे एम्प्लॉय नंबर, राइट ज्वाइन का मतलब सैलरीज से जो राइट साइड में टेबल है, सैलरीज टेबल राइट साइड में है, तो सैलरीज के सारे रिकॉर्ड्स दे दो, मैचिंग रिकॉर्ड्स एम्प्लॉयज के दे दो। ठीक। बट एक्चुअली यहाँ पे सारे रिकॉर्ड सिमिलर ही है, तो हमें और एक मुझे और एक एग्जांपल प्रिपेयर करना पड़ेगा आपके लिए, जिनको समझ में नहीं आया। समझ में किन किन को आया है? तो अजय है, राइट, मेरे हिसाब से सॉरी आशा है, उनको समझ में आ गया है। यस सर। हाँ, विवेक को पता नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, प्रैक्टिस करके आ जाएगा इसको बाद में। ठीक है, अब देखते हैं स्वप्निल को कितना समझ में आ रहा है। स्वप्निल, अगर हमें मान के चलो कि यही क्वेरी रिपीट करनी है, बट मुझे लेफ्ट ज्वाइन लगाना है, राइट ज्वाइन नहीं लगाना, तो मैं क्या इंटरचेंज कर सकता हूँ यहाँ पे? स्वप्निल, स्वप्निल, लेक्चर लगा के कहीं गए क्या स्वप्निल? सिद्धेश्वर? सर बताओ आप। मुझे सेम रिजल्ट सेम चाहिए, बस मुझे राइट ज्वाइन नहीं लगाना है, मुझे लेफ्ट ज्वाइन लगाना है। तो और क्या क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे? एक तो मुझे राइट की जगह पे लेफ्ट लिखना पड़ेगा, एक चेंज हुआ है, हाँ, बट और कौन कौन से चेंज करने पड़ेंगे क्वेरी में? रिजल्ट सेम चाहिए। मैंने जो बोला है प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब वही होना चाहिए। सारे रिकॉर्ड सैलरीज से, मैचिंग रिकॉर्ड्स एम्प्लॉइज से। सिद्धेश्वर? नहीं सर। ठीक है, कौन बताएगा दूसरा कोई? मैं बताता हूँ। बताइए अजय। यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन कर दीजिए, टेबल की इंटरचेंज कर दें। बस मतलब इधर लेफ्ट करना है और एक इंटरचेंज करें, हो जाएगा इससे। कर दो। टेबल का इंटरचेंज। ठीक है। देखो वहां पे लेफ्ट ज्वाइन लिख दिया हमने, बट अभी नहीं, वहां पे नहीं, वहां पे लिख, जो भी है वो सही था। तो टेबल के नाम चेंज करने हैं ऊपर के, एम्प्लॉयज की जगह पे सैलरी, सैलरी की जगह पे एम्प्लॉय करना है ऊपर, राइट। हाँ, इसको इस और इसको इस। बट अलियास भी चेंज करेंगे हम, अलियास को सैलरी हो एज गया। हाँ हो तो गया है, बट हाँ ठीक है कर लो। सैलरी एज ई कैसे होगा? वो काम तो करेगा क्योंकि वो एलियास है वैसे भी, हाँ टेक्निकली करेक्ट है, बट इंट्यूटिव नहीं है। हमें वो कोई और को समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों लिखा है सैलरीज एज ई। बाकी तो ठीक है, बाकी तो रहने तो जो ठीक है। ये हो गई आपने क्वेरी उसके लिए लेफ्ट ज्वाइन की। अब मुझे लगता है ये कंसेप्ट फिर से एक बार रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि सिद्धेश्वर, स्वप्निल, एटलीस्ट उनके लिए, बाकी लोगों को तो समझ में आ रहा है। अगर हमें दूसरा टेबल्स एक देख लेते हैं। दूसरे टेबल्स देखो एक बार कौन कौन से हैं और उनके कॉलम्स। विवेक, डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज है, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नंबर नेम है, हम्म एम्प्लॉयज एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट भाई एक डिपार्टमेंट एम्प्लॉय एक है, मैनेजर में हाँ मैनेजर है कि इसमें एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट भाई दोनों ही कम है। और यहाँ ये तो हमने यहाँ भी देख लिया एम्प्लॉय और सैलरी। और टाइटल्स में भी एम्प्लॉय नंबर है। अच्छा, टाइटल्स में भी एम्प्लॉय नंबर है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस बाद में करेंगे, पहले और एक प्रैक्टिस करेंगे कि अगर हमें दोनों टेबल से सारे रिकॉर्ड चाहिए, यहाँ से एम्प्लॉय से भी दोनों टेबल से, ये रहने दो ठीक है। जब हम 3 टेबल ज्वाइन करेंगे ना तब वो देखेंगे। अच्छा है कि 3 टेबल भी हम यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं इस एग्जांपल से, डेटाबेस से। 3 टेबल की एक सिंपल क्वेरी आप ही बोलोगे, जहां से ढूंढना है वहां से ढूंढो, 5 मिनट दूंगा आपको, बट 3 टेबल की ज्वाइन की क्वेरी हमें चाहिए। वो तो खैर देख लेंगे, बट अभी के लिए फुल ज्वाइन मतलब कि दोनों टेबल लोग जितने भी रिकॉर्ड है इंक्लूडिंग मैचिंग नॉन मैचिंग सब, वो हमें चाहिए। तो उसके लिए फुल आउटर ज्वाइन लगाना पड़ेगा हमें, फुल आउटर ज्वाइन। तो यहाँ पे टेबल कैसे भी लिखो इंटरचेंजेबली, राइट, क्योंकि यहाँ पे कोई लेफ्ट टेबल नहीं है, कोई राइट टेबल नहीं है, तो वो दिक्कत नहीं आने वाली हमें। जब हम फुल आउटर ज्वाइन लगाते हैं तब आगे पीछे कोई भी टेबल लिखो, वैसे भी हम सारे रिकॉर्ड्स लेने वाले हैं दोनों टेबल में से। तो यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन की जगह पे आ जाएगा फुल आउटर ज्वाइन। दैट्स इट। या फिर फुल अगर नहीं है तो आउटर सिर्फ देखना पड़ेगा, तो सिंटैक्स रन करके देखता हूँ एक बार। रन में हो गया क्या? You have run in SQL syntax check the menu. ठीक है, सिर्फ आउटर ज्वाइन लिख दो, फुल कट करो, फुल डिलीट करो। नहीं, आउटर भी नहीं है। एक्सपेक्ट नहीं, एंड ऑफ लाइन एक्सपेक्टेड एज सीन, इसको एक ही लाइन में ले लेता हूँ, अलग अलग लाइन में है। वैसे अलग अलग लाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक मिनट, मुझे देखना पड़ेगा इसका सिंटैक्स नॉट वैलिड है तो आउटर की जगह पे एक्सपेक्टिंग एंड ऑफ लाइन। OUTER from full outer join on full outer join. MySQL doesn't offer syntax for a full outer join, but you can implement one using the union of a left and right join. Since no indexes are likely to be used, expect for these results to take a long time on table. ठीक है, यहाँ पे वो काम नहीं करेगा MySQL डेटाबेस में, तो इन्होंने इसका प्रोविजन किया है। नहीं, ऐसा तो नहीं है इसमें, वो तो ऐसा एलियाज ना लेता हूँ क्लाउड में। कैसे? एलियाज ना दें, एज हटाना है इसमें। नहीं, एक्चुअली फुल आउटर होता तो नहीं है, काम ही नहीं करेगा MySQL काम में। ही नहीं करता MySQL का। तो हमें क्या कैसी क्वेरी लिखनी पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, लेफ्ट ज्वाइन टेबल 2, लेफ्ट ज्वाइन करो टेबल 2 पे वेयर टेबल 2 फील्ड 1 इज नल, और फिर उसके बाद यूनियन करो उसको, और फिर से लिखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 राइट ज्वाइन टेबल 2 ऑन जो भी लिखना है आपको,
टेबल 1 डॉट फील्ड 1 ये इतनी लंबी वो क्वेरी लिखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली वो काम नहीं करता। ओके, फुल आउटर जॉइन यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो हमें वो इनडायरेक्टली वे में वर्क अराउंड अप्रोच लेना पड़ेगा और सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। वैसे भी इसका यूज तो कम ही है। हाँ, अरे इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन देना चाहिए था, काफी पुराना डेटाबेस है ये। एक सेकंड, ठीक है, एटलीस्ट उतना पता चल गया है आपको कि यहाँ पे वो क्वेरी फुल आउटर वाली क्वेरी काम नहीं करेगी। MySQL में करेगी ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन और इसका वे फिर मैं आपको पहले थ्योरी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि अभी डायरेक्टली एग्जांपल ले लिया तो आपको पता नहीं चलेगा वो। सिर्फ याद रखो कि हमें वो भी कवर करना है, ठीक है। फुल आउटर जॉइन, वर्क अराउंड अप्रोच इन MySQL वर्कबेंच, जो भी है MySQL डेटाबेस, क्योंकि अभी हम क्वेरी लिखेंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगी। या फिर थोड़ा सा क्लू तो दिया था हमने पिछले बार, जब हम थियरी देख रहे थे तब अलग अलग जॉइन में बता रहा था, तब आपने याद रखा है वो कि नहीं पता नहीं, आपने वो नोट्स निकाले उसके। वो एक देखेंगे और सेल्फ ज्वाइन एक देखेंगे, फिर उसके बाद सेल्फ ज्वाइन का मतलब उस हम उसी टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं, उसी टेबल को विथ सम कंडीशंस। ठीक है, और क्या कंसेप्ट बचे हमारे यहाँ पे बेसिक्स में? अल्टर वगैरह की प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम, दो कि मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगा। स्क्रीन शेयर बंद कर दूं? हाँ, बंद कर दो। इक्वल कंस्ट्रेंट्स, नॉट null constraints, unique constraints, drop unique constraint, प्राइमरी की, अल्टर टेबल नहीं करेंगे, हम सीखेंगे उसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। सीक्वल फॉरेन की कंस्ट्रेंट, ड्रॉप ऑफ फॉरेन की कंस्ट्रेंट, वो कुछ नहीं, बस हम मैनिपुलेशन लैंग्वेज डिटेल में पढ़ने वाले। हाँ, चलिए एक 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 कवर करेंगे अभी कंसेप्ट। विवेक फिर से स्क्रीन शेयर करो आप, उसकी मैं अभी बताता हूँ आपको, बट एटलीस्ट एक प्रैक्टिस एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद थ्योरी, उसके बाद फिर से एग्जांपल्स कुछ। अब किसको पता है व्यूज क्या होते हैं सीक्वल में? किसी ने यूज किया है? मल्टीपल टेबल्स का डेटा हम एक मतलब काइंड ऑफ टेबल्स ही होती है, उसी से हम एक्सेस कर लेते हैं डेटा। राइट, बट ये जो टेबल होती है वो टेम्पररी टेबल होती है, और अगर हमें मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अच्छा देता हूँ, जो कि हम रियल लाइफ में मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ, वो वाला। अभी के लिए इतना समझो, वर्चुअल टेबल क्या होता है? वर्चुअल टेबल या फिर व्यूज क्या होता है? एक वर्चुअल टेबल होता है।
जो कि हम एग्जिस्टिंग टेबल से क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आपके डेटाबेस में सेव रहेगा। वो भी सेव रहेगा और आप देख सकते हो उसको। अब कैसे कैसे आप हम क्रिएट कर सकते हैं, एक क्वेरी लिख दो आप, वहां पे क्रिएट व्यू, व्यू क्रिएट व्यू, और व्यू नेम एक लिखना पड़ेगा हमें। तो व्यू नेम क्या लिखेंगे हम, एम्प्लॉयज की सैलरी भी है राइट। अब ओ अच्छा, सैलरीज है बट क्रिएट व्यू एज, क्रिएट व्यू, व्यू नेम क्या लिखेंगे, नहीं एज डायरेक्ट कट करो, हाईएस्ट सैलरीज, नहीं तो फिर TEMP एम्प्लॉयज लिख दो बस, TEMP एम्प्लॉयज। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं क्वेरी लिखनी है हमें, सिर्फ आपको व्यू क्या होता है समझ में आना चाहिए। TMP एम्प्लॉयज, व्यू अंडरस्कोर सर एक बार रिपीट करेंगे, नेट चला गया। ठीक है, आप शेयर करो स्क्रीन। रिपीट कीजिए। अलग अलग तरह के हैं। हम क्या करते हैं, कैपिटल वी लिख देते हैं या फिर स्मॉल वी लिखो, कैपिटल वी लिख दो और अंडरस्कोर हाईएस्ट, नहीं हाईएस्ट कट करो, हाईएस्ट नहीं चाहिए, वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी लिखना चाहता था मैं, जिनकी जिनकी सैलरी एक थ्रेशोल्ड से ऊपर है, वो सारे रिकॉर्ड्स हमें एक टेबल में स्टोर करने हैं। इस टाइप क्वेरी लिखना चाहता था मैं, बट अभी के लिए नहीं लिखेंगे हम। क्रिएट व्यू वी अंडरस्कोर एम्प्लॉयज लिख दो, वी अंडरस्कोर एम्प्लॉयज। रन कर दो इसे सर। नहीं एंटर प्रेस करो, सॉरी एज लिख दो वहां पे, कोमा करके, सॉरी स्पेस देके एज लिखो। मैं मतलब बता देता हूँ आपको कि हम क्या करने जा रहे हैं। एग्जैक्ट एज, एंटर प्रेस करो, सेलेक्ट, सेलेक्ट सारे कॉलम्स, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, नीचे आ जाओ, वेयर वेयर, तो एम्प्लॉयज में कौन से कॉलम थे, एम्प्लॉय नंबर एक था, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज ग्रेटर देन, लिख दो वहां पे 10,005। अब वो स्ट्रिंग में था या फिर नॉर्मल नंबर फ्लोट था, सॉरी इंटीजर था। नंबर है यहाँ पर है नहीं। ठीक है, इसको रन कर दो, हो गया रन। 0 rows are affected, yes रन हो गया है। 0 रोज अफेक्टेड, ओ ओ ठीक है, वहां पे एक टेबल तैयार हुआ है नहीं, देख लो एक बार एम्प्लॉइज में। एक हमें एक्स्ट्रा टेबल चाहिए, ये एम्प्लॉय नहीं बाकी सारे मिनिमाइज करो, एम्प्लॉइज को एक्सपांड। यूज, हाँ राइट, व्यूज में देखो आ गया, व्यूज में आ गया, करंट, नहीं नहीं आ गया सर। करंट, हाँ व्यूज में क्यों नहीं आया, क्रिएट व्यू,
V employees select star from greater than 0 rows affected. अच्छा 0 rows के उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो एम्प्लॉय नंबर को, शायद वो स्ट्रिंग वैल्यू हो। नहीं, टेबल व्यू already exists. एग्जिस्ट आ रहा है। एक काम करो, क्रिएट और रिप्लेस व्यू लिख दो, तो मॉडिफाई करो, क्रिएट और लिख दो, क्रिएट और रिप्लेस व्यू। हाँ Replace. इसको रन करो। 0 rows are affected. ठीक है, वेयर के बाद कंडीशन ही निकालो, तो कंडीशनल एक्चुअली सेव करते हैं ओरिजिनल लाइफ में। बट यहाँ पे वो नहीं काम कर रहा है, यहाँ सिर्फ इतना ही रन करो। ठीक है, एक हमने व्यू तैयार किया है, बट व्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? एम्प्लॉयज को एक्सपांड करो, अच्छा यहाँ पे भी नहीं आ रहा है व्यू। तो एक काम करो, सिर्फ एक क्वेरी रन करो यहाँ पे, कलेक्ट स्टार फ्रॉम वी अंडरस्कोर एम्प्लॉयज, नीचे नीचे लिख दो क्वेरी एक लाइन छोड़ के, कलेक्ट स्टार फ्रॉम वी अंडरस्कोर एम्प्लॉयज। देखो आ गया सारा। अब यहाँ पे स्टोर क्यों नहीं हो रहा है और कहाँ स्टोर होता है वो देखना, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा सिर्फ, कहीं तो सेव हो गया है। तो एज ए व्यू में होता है, व्यू के अंदर होता है, व्यूज में, व्यू के अंदर होता है, बट एक्चुअली उसको या फिर एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ। बाहर जाके आपको फिर से रीओपन करना पड़ेगा शायद सिक्वल वर्क में। आ गए, इधर से रिफ्रेश हो गया था, ये देखिए आ गए। हाँ राइट, ये आ गए, ये देखिए। देखो यहाँ से रिफ्रेश करके अब यहाँ पे टेम्पररी व्यूज तैयार होते हैं। अब जब आप वहां पे डेटा डालोगे मेन टेबल में, जो भी रिकॉर्ड्स डालोगे वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होते हैं। यहाँ पे ना हमने उस इस क्वेरी को शेड्यूलिंग किया है ना कुछ किया है, बट वो अपने आप वहां पे अगर रिफ्लेक्ट कुछ होता है, वहां पे कुछ चेंज होता है, तो यहाँ पे भी कुछ चेंज हो जाएगा। इनको बोलते हैं व्यूज। व्यूज आर टेम्पररी टेबल्स, ये भी टेबल्स ही होते हैं। जनरली हम इस क्वेरी से उनको क्रिएट करते हैं। अब इनका रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं एक बार बताता हूँ आपको। चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक मिनट दे दीजिए मुझे। अब हम व्यूज क्यों तैयार करते हैं, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूंगा इसका। अब मेरी पिछली कंपनी में हम व्यूज क्यों तैयार करते थे, तो मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ। अब ऐसा था कि
एक मॉडल आपने बनाया है, मॉडल को डिप्लॉय किया है, और उसके बाद रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लॉगिंग आप कैप्चर कर रहे हो, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब रिक्वेस्ट क्या और रिस्पॉन्स क्या होता है? तो एक मान के चलो एक टेबल होता है, ठीक है, एक टेबल है, उसमें मल्टीपल कॉलम्स है। एक है रिक्वेस्ट, जो मॉडल को रिक्वेस्ट आ गई है, और एक है रिस्पॉन्स। अब रिक्वेस्ट क्या है? एक फोटो है डॉग और कैट का। तो डॉग और कैट का आप डायरेक्टली तो नहीं सेंड कर सकते, क्योंकि अगर डायरेक्टली सेंड भी करोगे तो आपको डेटा प्री प्रोसेस करना पड़ेगा। डेटा प्री प्रोसेस करके उसका कन्वर्जन नंबर्स में करना पड़ेगा। तो हम तो बाद में देख लेंगे। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, तो आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक कैट का फोटो है, यहाँ पे रिक्वेस्ट में उसका नंबर रिप्रेजेंट, मतलब न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ। यहाँ पे आपका एंड पॉइंट आईडी होगा जो हिट कर रहे हैं हम, टाइम स्टैम्प होगा, और भी काफी कुछ कॉलम्स होंगे, उन कॉलम्स का लेना देना नहीं है अभी के लिए। इतने 4 कॉलम से मान के चलो हमारे पास। और अभी 11:17 के इस टाइम, ये जो टाइम स्टैम्प है उस टाइम स्टैम्प ये कैसे क्रिएट होगा? जब हम ये रिक्वेस्ट पोस्ट करेंगे तब ये ऑटोमेटिकली लॉग जनरेट होगा ये वाला। तो इस टाइम स्टैम्प पे मैंने ये रिक्वेस्ट भेजी है, उसका एंड पॉइंट एक XYZ जो भी है एक नंबर होगा 1 2 3 4, और एक रिस्पॉन्स आ जाएगा, रिस्पॉन्स होगा कैट। तो ये वाले लॉग्स ऑटोमेटिकली जनरेट होते रहते हैं। हम जब मॉडल को हिट करते हैं, जब हमारा क्लाइंट या फिर यूजर मॉडल को हिट करता है, मशीन लर्निंग मॉडल को, तो हमें ऐसे लॉग्स मिलते रहते हैं बैकएंड में, और ये लॉग्स सीधा अपने डेटाबेस में स्टोर हो जाते हैं। डेटाबेस में उनका स्टोरिंग हो रहा है 1 by 1। जब रिक्वेस्ट आ जाएगी तब ये ऐसे लॉग्स जनरेट होते रहेंगे। और ये कितना वॉल्यूम में होते हैं? जनरली होते हैं पर डे 1 to 2 TB में, अगर इमेज डेटा है आपके पास तो इतने सारे रिकॉर्ड्स उसमें पर सेकंड लगभग मान के चलो कि पर सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, तो लगभग 300-200 ऐसे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं इतने बड़ी क्वांटिटी में। और ये मॉडल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है सही, इसके लिए हेल्थ चेकअप करना जरूरी है। इस मॉडल का हर वक्त हेल्थ चेक करना। तो हेल्थ चेक में क्या होता है? हम गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं उसको। एक तो ये तरीका है, नहीं तो फिर क्या करेंगे हम? कंटिन्यूअस एक ऐसे इमेज हिट करेंगे अपने साइड से, यूजर की साइड से तो यूजर हिट करते रहेंगे हमारे क्लाइंट, बट हम भी हमारे साइड से एक ऐसी रिडंडेंट रिक्वेस्ट, रिपीटेटिव रिक्वेस्ट, मान के चलो कि एक डॉग है, अब ये डॉग हम हिट कर रहे हो, डॉग का एक फोटो है, वो कंटिन्यूअसली हिट हो रहा है, और कंटिन्यूअसली हमें प्रेडिक्शन मिल रहा है कि ये डॉग है। कंटिन्यूअसली का मतलब क्या? हर 5 मिनट बाद। अब आप बोलोगे कि हर 5 मिनट बाद हम यही फोटो क्यों सेंड कर रहे हैं उसको? तो एक्चुअली हम हेल्थ चेक कर रहे हैं, हेल्थ चेक प्लस कि मॉडल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सर्वर का इशू है कि नहीं, वो सारे इशू हमें पता चलेंगे। सर्वर डाउन है तो यहाँ पे फिर 404 एरर आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि कुछ एरर है। और हमें भी ये क्या होता है, ये वाला अगर फेल हो गया है ये रिक्वेस्ट पर्टिकुलर, तो हम इंसिडेंट मैनेजमेंट कॉल्स ट्रिगर करते हैं रियल लाइफ में। इंसिडेंट मैनेजमेंट कॉल्स, ये ट्रिगर होने के बाद हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है आपके मोबाइल के ऊपर, या फिर आपके चैनल में, जहाँ पे भी टीम्स चैनल हो, टीम्स चैनल यूज कर रहे हो तो वहाँ पे इंसिडेंट मैनेजमेंट, अगर उनकी सिवेरिटी लो है तो आपको सिर्फ मैसेज आएगा, सिवेरिटी हाई है तो ये फेल अगर हो गया तो आपको कॉल आता है, लिटरल कॉल आता है इंसिडेंट मैनेजमेंट
टूल क्या होते हैं, जैसे कि पेजर ड्यूटी एक है, और आप सर्च करो कौन कौन से हैं। एक पेजर ड्यूटी इंसिडेंट मैनेजमेंट टूल है, वहां से हमें कॉल मिलते हैं। तो ये वाला मैकेनिज्म एंड टू एंड होता है, फिर बाद में मॉडल डिप्लॉय करने के बाद की प्रोसीजर है ये। मॉडल का मतलब क्या है, आपकी लैंग्वेज में एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन एक बार डिप्लॉय हो गया तो उसके बाद ये सारी प्रोसीजर शुरू होती है। अब कहने का मतलब ये है कि ये अगर रिक्वेस्ट में हर 5 मिनट बाद पोस्ट कर रहा हूँ मेरे मॉडल पे, क्योंकि सिर्फ मुझे पता चले कि हेल्थ ओके है कि नहीं है, तो उनके लॉग्स भी यहाँ पे कैप्चर हो रहे हैं, यहाँ पे हर 5 मिनट बाद ये लॉग कैप्चर हो रहा है। और उसके बाद आता है डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड कौन बनाते हैं, पावर बीआई टैबलो वाले लोग। अब ये जब बनाते हैं, ये मॉनिटरिंग पर्पज के लिए बनाते हैं इसके ऊपर। मतलब कि ये जो रिस्पॉन्स है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कैट वर्सेस डॉग कैसे मूव हो रहा है, कितने रिक्वेस्ट आ रहे हैं कैट के डॉग के, वो ऐसे चलता रहता है कि यहाँ पे ज्यादा आ गए रिक्वेस्ट, यहाँ पे कम हो गए रिक्वेस्ट कैट के, डॉग के बढ़ गए, ये और एक डॉग का एक आता है यहाँ पे ऐसा है। ये वाले कैट और डॉग के पैरेलली चल रहे हैं, मतलब 50-50% लोग पोस्ट कर रहे हैं इनके रिक्वेस्ट। तो ये वाला कुछ डैशबोर्ड वो उन लोगों ने बनाया है हमारे लिए। बट ये जब लोग बनाते हैं हमारे लिए डैशबोर्ड, तब अगर आप सिर्फ हेल्थ चेक के लिए एक कोई तो स्क्रिप्ट और डॉग की है, अगर आप कंटिन्यूअसली हिट कर रहे हो तो ये जो है ग्राफ्स वो सही नहीं आएंगे, क्योंकि ये रिडंडेंट रिक्वेस्ट आप बार बार इसको भेज रहे हैं, तो ये भी लॉग हो रहा है, इसका भी लॉग जनरेट हो रहा है। अब इस लॉग को ड्रॉप करना है मुझे, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये यूजर ने नहीं सेंड किया, ये मैंने सेंड किया, हमने ही सेंड किया है, ताकि मॉडल की हेल्थ चेक हो सके, एप्लीकेशन की हेल्थ चेक हो सके। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे कुछ रिडंडेंट रिकॉर्ड जो कि मेरे लिए किस काम के नहीं है फर्दर एनालिसिस के लिए, तो मुझे वो ड्रॉप करने पड़ेंगे, ऐसे रिकॉर्ड्स हमें ड्रॉप करने पड़ेंगे, सिर्फ इतने ही रिकॉर्ड्स। तो मैं क्या करता हूँ फिर, ये तो एक टेबल हो गया, इस टेबल का नाम मान के चलो कि कैट वर्सेस डॉग क्लासिफिकेशन है, कैट डॉग क्लासिफिकेशन टेबल है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पूरे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, पूरे लॉग्स यहाँ पे कैप्चर हो रहे हैं। अब मैं एक व्यू बनाता हूँ, व्यू अंडरस्कोर कैट डॉग क्लासिफिकेशन, और मैं सिर्फ क्वेरी में ये लिखता हूँ कि वेयर कंडीशन में मैं लिख रहा हूँ कि वेयर नॉट इन, ये सारे रिकॉर्ड्स ले लो, बस नॉट इन दिस रिक्वेस्ट, कैट के रिक्वेस्ट के रिकॉर्ड्स मत लो, बाकी सारे जो भी डॉग की मान के चलो, ये जो प्रोवाइड करोगे नॉट इन, तो अगर इसका दिखा तो ड्रॉप करो, नॉट इन है तो ही उसका व्यू बनाओ, तो ये सारे रिकॉर्ड्स ड्रॉप हो जाएंगे फिर, जो हम हेल्थ चेक के लिए भेज रहे हैं उनको। ये है रियल लाइफ का इम्प्लीमेंटेशन व्यूज का। सर मेरा क्वेश्चन आ रहा था मुझे, सोच रहा था कि जैसे इनकी रिक्वेस्ट जैसे XYZ की है, तो जैसे कस्टमर ने की तो वहां से अगर फेलियर आ रहा तो वो तभी पता चल सकता था हमें, तो फिर हमने क्यों रिक्वेस्ट की जनरेट की है? क्योंकि अगर क्लाइंट भेजता है और क्लाइंट की रिक्वेस्ट फेल होती है, तो क्लाइंट हमें अप्रोच करता है कि ये कैसे हो गया। तो इसका सवाल ये है कि फिर आप बता रहे हो, मतलब आप ही से आ रहा है हमारे पास कि रिक्वेस्ट फेल हो गई है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये हमें खुद पता चलना चाहिए कि मॉडल का सर्वर डाउन है, इशू है, जो भी है, मॉडल फेल हो गया है, वो पहले हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि हमने वो एप्लीकेशन बनाया है। क्लाइंट क्यों बोले हमें कि फेल हो रहा है और आप देखो, ये कहने की जब नौबत आती है उसका मतलब यह है कि आपका जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो सही नहीं है, क्लाइंट बोल रहा है। तो आपको क्लाइंट को बोलना चाहिए कि अभी इशू आ रहा है, आप रिक्वेस्ट भेजना कुछ देर बंद करो, रोक दो, तब तक हम ये इशू सॉर्ट आउट कर लेते हैं। क्लाइंट की तरफ से नहीं आना चाहिए, राइट। और क्लाइंट कभी कभी अलग कंपनी होती है, उनमें काफी मतलब अब 1-2 दिन भी वो ट्राई करते रहते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा होता है कि ठीक है, मतलब हम ट्राई करते रहेंगे, तो उनका भी समय बर्बाद होता है। और बड़ा सा मैकेनिज्म मतलब चैनल होता है, वो बोलेंगे हमारे लीडरशिप से, लीडरशिप बोलेंगे हमें, फिर हमें, या फिर हमारे लीड को बोलेगी, लीड बोलेगा हमें, फिर ये वाले इशू आ रहा है।
तो इसलिए इसका इसका ये होता है कि यहाँ से डायरेक्ट मैकेनिज्म है इंसिडेंट मैनेजमेंट कॉल का, वो डायरेक्टली आपको बोलता है एक 5 मिनट में भी, एक मान के चलो कि सिर्फ 5 मिनट भी सर्वर डाउन है तभी आपको कॉल आएगा, क्योंकि ये वाली रिक्वेस्ट बैकएंड में एक एप्लीकेशन होता है, उसको हम अप ट्रेंड्स बोलते हैं, अप ट्रेंड्स मॉनिटरिंग, अप ट्रेंड्स में रिक्वेस्ट दे देते हैं। ओके ठीक है, अब समझ में आ गया ये व्यूज बनाना क्यों जरूरी है। यस सर। बाकी लोगों को समझ आया। समझिए। और इसको जो भी मैं ऐसा एक्सप्लेन करता हूँ ना, इसको आपको इंटीग्रेट, मतलब इसके अराउंड स्टोरी क्रिएट करनी है आपको भी। सिर्फ आपको समझ में आ जाए, इंट्यूटिव लगे, ये इतने तक नहीं है वो सीमित, ये बताना, ताकि आप जब इंटरव्यू दोगे तब ये सारी चीजें आपको बोलना आना चाहिए, एक्सप्लेन करना आना चाहिए इंटरव्यूअर को, ताकि उसको भी लगे कि हाँ आपने काम किया है रियल लाइफ में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ व्यूज और व्यूज का क्या मतलब है। अब वैसे स्टोर्ड प्रोसीजर है, अब मैं स्टोर्ड प्रोसीजर में डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है, सेम वे में हम प्रोसीजर स्टोर कर रहे हैं। अब एक्चुअली यहाँ पे तो टेम्पररी व्यू क्रिएट कर रहे हैं, बट स्टोर्ड प्रोसीजर में क्या होता है, स्टोर्ड प्रोसीजर हम एक क्वेरी मान के चलो कि एक क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर और आप कुछ कंडीशन लगा रहे हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंडीशन, और वो हर बार आपको देखना पड़ता है, हर बार वो, या फिर हर एक दिन आप आते हो और वही सेम क्वेरी रन करते हो, जो भी आपका बिजनेस पर्पस है उसके लिए। बट अगर आपको ऐसा करना है, एक ही क्वेरी है, कुछ क्वेरी, और आपको बार बार देख के उसका जो भी इंसाइट्स मिलती हो डेली बेसिस के ऊपर उसका रिपोर्ट बनाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करोगे, इस प्रोसीजर को, इस क्वेरी को सेव करोगे, उसको बोलेंगे हम स्टोर्ड प्रोसीजर। ये काफी आसान है। राइट, स्टोर्ड प्रोसीजर क्या है फिर, द स्टोर्ड प्रोसीजर इज अ prepared SQL query that you can save, that the query can be reused over and over again। हम बार बार उस क्वेरी का यूज कर सकते हैं, जब भी करना है सीधा स्टोर प्रोसीजर में जाओ और उस क्वेरी दिखती है आपको, क्वेरी का नाम वगैरह कैसे सेव करते हैं हम वो एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हम टेबल जैसे करते हैं क्रिएट, वैसे ही करेंगे, क्रिएट प्रोसीजर लिखेंगे यहाँ पे, क्रिएट व्यू बोलते हैं हम, यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर, और यहाँ पे प्रोसीजर का नाम लिख देंगे, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर अंडरस्कोर नेम, फिर लिखेंगे आप एज, फिर एक सिक्वल का स्टेटमेंट लिखोगे, जो भी आपको करना है, जैसे भी करना है, सिक्वल स्टेटमेंट, और फिर बोलोगे आप गो। इतना ही लिखोगे, एक स्टोर प्रोसीजर तैयार हो जाएगा, आपके सिक्वल डेटाबेस में भी है, विवेक एक बार चेक करो, माई सिक्वल में है वो स्टोर प्रोसीजर करके, और फिर अगर आपको सिर्फ इसको अब एग्जीक्यूट करते रहना है, तो आपको तो स्टोर प्रोसीजर, इस क्वेरी का नाम पता चल गया है, प्रोसीजर नेम है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ EXEC प्रोसीजर नेम लिखूंगा बस।
EXEC प्रोसीजर नेम। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पे stored procedures are prepared SQL code that you save so you can reuse it over and over again। बार बार इसको रीयूज कर सकते हो। तो सिंटैक्स क्या है उसका? क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, फिर अगर पैरामीटर पास करना है तो करो, नहीं तो मत करो। एज लिखो, बिगिन और एंड। अलग अलग डेटाबेस में अलग अलग थोड़े से सिंटैक्स चेंजेस है। बिगिन, बिगिन क्या है? दिस इज व्हाट डायरेक्टली एग्जीक्यूट, और वी कैन से दैट इट इज एन एग्जीक्यूटेबल पार्ट। अप टू दिस द कोड will get executed। यहाँ पे एक इन्होंने जनरेट करके दिया है एक टेबल भी, मतलब क्रिएट डेटाबेस सैंपल डीबी, फिर यूज सैंपल डीबी, फिर एक टेबल क्रिएट किया है इन लोगों ने, और फिर उसके बाद रिकॉर्ड्स कुछ इंसर्ट्स किए हैं, उसके बाद एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया है। अब स्टोर प्रोसीजर क्या किया है? गेट कस्टमर्स बाय कंट्री नाम का, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, और यहाँ पे ये पैरामीटर्स कुछ पास कर रहे हो लोग। अगर नहीं भी किया तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है पैरामीटर्स। @country varchar 50 एज, फिर बिगिन, जो भी लिखना है आप लिख दो। सेलेक्ट कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इक्वल्स टू, कंट्री क्यों लिखा है यार यहाँ पे? ये एक्चुअली डायनामिक क्वेरी है। मान के चलो कि आपको अलग अलग कंट्री के रिकॉर्ड्स चेक करना है, तो अलग अलग कंट्री के आप प्रोसीजर लिखोगे, फिर स्टोर्ड प्रोसीजर, हर एक कंट्री के लिए अलग अलग स्टोर्ड प्रोसीजर लिखोगे। अगर ये नहीं करना है तो वर्क अराउंड अप्रोच क्या है? इसको सॉफ्ट कोड करो, हार्ड कोड मत करो। यहाँ पे ऐसा @country लिख दो, इसके बाद पैरामीटर जो पास कर रहे हैं हम। तो यूजर कैसे पैरामीटर पास करेगा? देखो ऐसे पास करेगा, EXEC गेट कस्टमर्स बाय कंट्री, ये जो स्टोर प्रोसीजर का नाम है। फिर उसके बाद वो बोलेगा कि @country इक्वल्स टू श्रीलंका, श्रीलंका के सारे रिकॉर्ड्स हमें दे दो। ये काफी डायनामिक क्वेरी है। अगर ये नहीं लिखते हम, मान के चलो कि क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम एज बिगिन, सेलेक्ट कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इक्वल्स टू @country नहीं लिखना पड़ेगा, फिर आपको कंट्री का नाम लिखना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली। मान के चलो श्रीलंका, तो गेट कस्टमर्स बाय कंट्री अंडरस्कोर श्रीलंका, ऐसा कुछ नाम तैयार करना पड़ेगा, या फिर ये रहने दो, जो भी आपको सही लगे। बट यहाँ पे आपको प्रॉपर कंट्री का नाम लिखना पड़ता है अगर आप हार्ड कोड कर रहे हो तो इसको, और फिर बाकी तो सेम है। हर एक कंट्री के लिए फिर अलग अलग ऐसी स्टोर एक क्वेरी चलानी पड़ेगी आपको। अगर सॉफ्ट कोडिंग करनी है तो यहाँ पे एक से पैरामीटर पास करो और वो काम हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर। आपके सिक्वल में है वो स्टोर्ड प्रोसीजर। एक बार दिखाओ हमें विवेक, स्क्रीन शेयर करके। पर है सर, देखो यहाँ पे है स्टोर्ड प्रोसीजर, उसको क्लिक करो। नहीं हो रहा है, ठीक है। एक सिंपल क्वेरी लिख देंगे, ठीक है। लिख दो क्रिएट प्रोसीजर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बाद में डिबग करेंगे हम इसको। प्रोसीजर नेम लिख दो कोई भी एक, हाँ ऐसे लिख दो प्रोसीजर नेम अंडरस्कोर नेम, एंटर। जो भी आपको लिखना है वो लिख दो यहाँ पे। एज नीचे लिखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
employees where employee number equal to 10,001, एक ही रिकॉर्ड आना चाहिए उसमें। EMP_number equals to 10,001। सही है सर। हाँ, नीचे लिखो गो। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा एक्चुअली मुझे भी कि को- करो इसको रन। नहीं, शायद नहीं होगा वो। नहीं गो नहीं, वो फिर क्या करो आप, बिगिन और ये लिखते हैं हम। एज के बाद लिखो बिगिन। बिगिन आ गए। अब उसके बाद आप यहाँ पे लिख दो, एक सेकंड, यहाँ पे लिख दो एंड। क्वेरी को क्लोज करो, मतलब सेमीकोलन लिख दो। रन कर दो इसको सर। हाँ, रन करो। Check the manuals that corresponds to create procedure name। एक सेकंड मुझे दे दो, डिबग करना पड़ेगा। नहीं, एज का कुछ इशू कह रहा है। ठीक है, एज एज डिलीट कर दो फिर। पैकेट डालना पड़ता है शायद सर इसको। हम्म, ठीक है, एक 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 करो। क्रिएट प्रोसीजर लिख दो, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी लिख दो। अब हम एक सिंटैक्स ट्राई करेंगे, ठीक है। क्रिएट प्रोसीजर गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। अब इन ब्रैकेट में लिख दो, हाँ वहां पे लिखो इन IN एम्प्लॉय नंबर स्पेस देके INT इंट इंटीजर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद बिगिन ब्रैकेट क्लोज, ओपन नहीं, ब्रैकेट डिलीट कर दो वहां का। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू एम्प्लॉय नंबर। एंड की जगह एक ट्राई करके देख लीजिए। उसके बाद ये @ लगाना पड़ेगा। EMP नंबर @ लगेगा। EMP नंबर को @ लगाओ एक बार। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऊपर वाला। हाँ, उसका इन भी हटा दो, इन भी जरूरत नहीं है वहाँ पे, इसका आगे इन लिखा है। is not valid, expecting an identifier। स्पेस कम करना, बट अब @ लगाना। फिर वही
ठीक है, नहीं, ये एंड नहीं, यहाँ पर है एंड, मतलब हमारे क्वेरी का एंड है, प्रोसीजर का, उसके पहले क्वेरी का एंड करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर ये एंड इज नॉट इधर एंड लगा दे। अब ये डिलिमीटर क्या है वो एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे। पहले ये करो, लाइन नंबर 1 पे क्या करो, डिलिमीटर स्लैश लिख दो एकदम शुरुआत में। डिलिमीटर स्लैश एंटर प्रेस करो वहां पे। स्पेस देके स्लैश लिख दो, DELIMITER स्पेस करो। हाँ ठीक है। अब इसके बाद एंड के बाद स्लैश लगाओ, वो सेमीकोलन हटा दो पहले वाला। एक्सेप्टेड कह रहा है ये सब, नहीं सेमीकोलन चाहिए हमें। इसको रन करके देखता हूँ एक बार। ठीक है, करो रन। रोज अफेक्टेड रन होने दो। प्रोसीजर, ठीक है, एक बार देख लो स्टोर प्रोसीजर में है क्या, वो रिफ्लेक्ट हो गई क्या। आईडी हो गई सर। ठीक है। अरे यार ये कहाँ से आ गया डिलिमीटर यहाँ पे। सर डिलिमीटर तो वो होते हैं, ये क्या कहते हैं हम लोग, कमेंटिंग एक तरीके से कर रहे हैं तो आपको उनके बीच में वो जो आ जाए, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ वही तो अब एक काम करते हैं, अगली बार मैं SQL इंस्टॉल करके रखता हूँ, मैं SQL इंस्टॉल कर। अमित थिंग्स नाम का चैनल है, वहां पर रेफरेंस कीजिए उसको। अब ये करो कि एग्जीक्यूट करो इसको, इस क्वेरी को लिख दो, नीचे लिख दो। क्या लिखोगे आप नीचे, एक सेकंड। अरे पैरामीटर भी तो एट लगाना पड़ेगा, मैं वो तो लेगा ही नहीं ऐसे। या फिर कॉल लिख दो यहाँ पे, एग्जीक्यूट की जगह पे कॉल लिख दो आप। कॉल जो भी है ऊपर होगा, गेट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, हाँ एम्प्लॉय बाय आईडी, इन ब्रैकेट लिख दो आप 10,001। रन करो अब इसको, सिर्फ उसका वो सेलेक्ट करके रन करो। वो स्टेटमेंट सेलेक्ट करो और रन करो। हाँ हुआ था वो, बट सिंटैक्स EXEC लिख दो कॉल की जगह पे। हाँ एग्जीक्यूट, हाँ लिख दो। कॉल बाय एम्प्लॉय को इसको लिख दो इसमें, इन्वर्टेड ब्रैकेट, इन्वर्टेड कोमा में। अब इसको जो भी एम्प्लॉय नंबर है वो हटा दो। ठीक है, एक सेकंड दे दीजिए मुझे, तब तो ट्राई करो आप। हम हाउ टू कॉल स्टोर प्रोसीजर इन MySQL।
यहाँ पे कुछ अलग सिंटैक्स है तो कॉल है, राइट, कॉल ही तो दे रहे थे हम। कॉल स्टोर प्रोसीजर, ठीक है, एक एक ट्राई करते हैं हम। वेट, क्या करो आप, एक एक काम करो, ये इसको हटा, लाइन नंबर 9 हटा दो पूरा, फिर से एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे हम। डिलीमीटर स्लैश स्लैश क्रिएट प्रोसीजर एम्प्लॉय बाय आईडी अंडरस्कोर न्यू करो, लाइन नंबर 2। नहीं नहीं, उसको पूरा रहने दो, उसको मत हटा। लाइन नंबर 2 में एम्प्लॉय बाय आईडी अंडरस्कोर न्यू। हाँ, एम्प्लॉय नंबर इंटीजर्स वो सब हटाओ, सिर्फ पैरेंथेसिस लिख दो वहां पे, अंदर कुछ मत लिखो। अब यहाँ पे क्या करो, बिगिन, बिगिन के बाद हमने लिख दिया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, लिख दिया है, 1 मिनट। ठीक है, वो एक एम्प्लॉयज लिख दिया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, सेलेक्ट काउंट, ठीक है। अब वेयर, वेयर के बाद को सब कुछ हटाओ, वेयर के बाद जो भी लिखा है वो हटा दो। वो हट गया। उसके बाद लिखो एंड के बाद लिखो स्लैश स्लैश, जो कि है ऑलरेडी। नीचे नीचे लिखो डिलिमीटर, नीचे लाइन नंबर 7 डिलिमीटर और सेमीकोलन क्लोज। ऊपर वाला सेमीकोलन हटा दो, एंड के बाजू वाला, उसको वो चाहिए होगा। एंड को एक बार इसमें ले लो, एंड को ऊपर ले लो, लाइन नंबर 5। पता ही है, वो क्वेरी एंड होनी चाहिए ना प्रोसेस में, इसलिए ठीक है, उसको रहने दो। अब इसको रन करो। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करके देख लो। अब ये क्वेरी, अरे यार यहाँ पे तो पूरा अलग सिंटैक्स है, ये क्यों अलग ले रहा है? बाकी तो MySQL की सिंटैक्स ऐसे नहीं है। ठीक है, अभी क्या करो, आप एग्जीक्यूट करो उसको। तो एग्जीक्यूट कैसे करोगे? कॉल, कॉल लिखो नीचे, कॉल और प्रोसीजर का नाम लिख दो और ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, पूरा पैरेंथेसिस के साथ। कॉपी करो ऊपर वाला। नहीं नहीं नहीं, कॉल प्रोसीजर नहीं, सिर्फ ऊपर वाला, एम्प्लॉय बाय आईडी न्यू, हाँ उतना ही। इसको रन करो। जी हाँ, ये वर्क हो रहा ठीक है, ठीक है। है। सिंटैक्स का इशू है शायद ये सब। हाँ, इसमें कुछ सिंटैक्टिकल इश्यूज हैं वैसे। दो डिलिमीटर के पहले भी वो सिंटैक्स सेमीकोलन मांग रहा है और ऊपर भी सेलेक्ट के बाद भी, मतलब आप एक क्वेरी लिखो तो एक हाथ क्वेरी लिखो तो फिर सेमीकोलन देना पड़ेगा हमें, उसके बाद एंड और उसके बाद एक डिलिमीटर देना पड़ेगा। डिलीमीटर भी देना। वो एक सिंटैक्स है, ठीक है। इसका सिंटैक्स MySQL का अलग है। एक्चुअली MySQL का ही अगर देखोगे आप सिंटैक्स अलग अलग वेबसाइट के ऊपर, तो अलग अलग आपको मिलेंगे, बट आपको थोड़ा सा डीबग करके फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा सिंटैक्सेस। बाकी तो डेटाबेस में थोड़ा थोड़ा अलग प्रोसीजर हो सकता है इसका। चलो वर्जन अर्जन चेंज होते रहते हैं। हाँ वो भी है। सिंटैक्स अपडेट होता रहता है, ऐसा रहता है, इससे बराबर अजय सही कह बट स्टोर प्रोसीजर आपको पता चल गया है कि स्टोर प्रोसीजर होता क्या है।
एटलीस्ट। अच्छा। इसको सिर्फ हम स्टोर करके रख रहे हैं इस क्वेरी को। बस उसको कॉल करो जब भी लगेगी आपको क्वेरी, आपको फिर से वो लंबी चौड़ी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है। अगर आरएफएम एनालिसिस कर रहे हो आप, तो आरएफएम करते वक्त आपने कुछ कोड लिखा है, बहुत बड़ा कोड है वो, हर बार वही नहीं लिखोगे, सिर्फ उसको एज अ स्टोर्ड प्रोसीजर करोगे आप, और बाद में उसको कॉल करोगे, कॉल आरएफएम एनालिसिस बोल के। फंक्शन डिफाइनिंग की करिए जैसे पाइथन में करते हो। राइट। तो ये आपकी एग्जाम, मतलब आ, आपके लिए एक होमवर्क है। जब आप आरएफएम एनालिसिस करोगे इन सीक्वल, यूजिंग सीक्वल, तब आपको उसको स्टोर भी करना है इन स्टोर प्रोसीजर। ठीक है। अब स्टोर प्रोसीजर के ऊपर क्वेश्चन, इंटरव्यू के क्वेश्चन तो नहीं बनते, कोई नहीं पूछेगा, बट सीटी कोई कुछ कुछ लोग पूछते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन अब शेयर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला सिंटेक्स यूज किया है हमने। डिलिमीटर यहाँ पे एंड एंड है, कोई भी लगाओ, तो यहाँ पे ऐसे कॉल करो। चलो अब सीटीई देखते हैं, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। वो क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक है आज का। ये मुझे भी अभी तक किसी ने नहीं पूछा था, बट एक कंपनी ने पूछा, सिर्फ एक ही कंपनी ने, सीटीई। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। अब ये क्या होता है, दे आर आल्सो वर्चुअल टेबल्स। ये व्यूज नहीं है, ये टेम्पररी, काफी टेम्पररी टेबल है। वो क्वेरी, जब आप क्वेरी रन करते हो तभी वो टेम्पररी टेबल क्रिएट होता है, बस उतना ही उसका यूज है। मैं आपको बताता हूँ, these are the virtual tables which are created during the execution of a query used by the query and eliminated after query execution। मतलब हम टेम्पररी टेबल तैयार करते हैं, बट टेम्पररी टेबल उस क्वेरी में ही रहता है, और क्वेरी को हटा दिया तो टेम्पररी टेबल भी हट जाएगा। वो टेम्पररी टेबल कहीं पे सेव नहीं हो रहा है। वो मेन डिफरेंस है व्यूज वर्सेस सीटीई में। सीटीई टेम्पररी होता है, व्यूज व्यूज ये भी टेम्पररी टेबल्स होते हैं, बट वो आपके डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होते हैं और परमानेंटली भी रह सकते हैं, जब तक आप उसको हटाते नहीं हो तब तक रहते हो व्यूज। बट ये तो सिर्फ क्वेरी, जब आप क्वेरी रन करोगे तभी वो सीटी क्रिएट, टेम्पररी टेबल क्रिएट होगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इसको डिलीट करना पड़ता है मैन्युअली। अब इस क्वेरी में ही होता है वो, इसलिए इसको बोलते हैं सीटीईज आर शॉर्ट लिव्ड। वो बस क्वेरी के लिए होते हैं। CTE results are not stored anywhere. Results are not stored anywhere.
अब उसका सिंटेक्स क्या होता है, CT स्टार्ट विथ क्लॉज, WITH विथ क्लॉज। तो इसलिए हम उसको विथ क्वेरीज भी बोलते हैं कभी कभी, WITH विथ क्वेरीज, CT को। तो विथ, उसके बाद हम लिखेंगे, जैसे मान के चलो माई सिटी, या फिर सिटी ही लिखते हैं जनरली, माई सिटी वगैरह नहीं लिखते, सिटी विथ CTE एज। उसके बाद आपकी जो भी क्वेरी आपको सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट करो, जैसे कि सेलेक्ट आपको स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर हायर डेट इक्वल्स टू 1991-01-01, जो भी आपको लिखना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर हायर डेट इक्वल टू, ये वाली लिख दिया आपने और उसको बंद कर दिया। अब ये एक टेम्पररी टेबल तैयार हो गया, ये वाला माई सिटी नाम का हो गया। अब इसका, अब इसको अगर यूज करना है, मतलब अगर ये वाला टेबल आपने क्रिएट किया है, इस क्रिएट नाम क्या होगा टेबल का, माई सिटी होगा, या फिर हम जनरली सिटी बोलते हैं उसको, माई सिटी वगैरह कुछ नहीं, सिटी बोलते हैं रियल लाइफ में। तो अब एक टेबल, टेम्पररी टेबल तैयार किया, अब इसको क्वेरी करना है, इस ऊपर वाले टेबल को अगर क्वेरी करना है तो मैं क्या करूंगा, नीचे भी एक क्वेरी लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई CTE वेयर एम्प्लॉय नेम या फिर फर्स्ट नेम, वेयर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, जो भी एक नाम है देना है आपको, राइट। अब ये जो नीचे वाली क्वेरी है, ऊपर वाली क्वेरी, जो भी ऊपर वाला टेम्पररी टेबल बनाया है हमने, उसको फेच करेगा ये। अब हम जनरली क्यों यूज करते हैं इसका, तो ये इंट्यूटिव है, मॉड्यूलराइज वे में हम कोड लिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। अब और एक एग्जांपल दूं मैं आपको, मान के चलो कि हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, तो अब हम क्या करेंगे, विथ लिखेंगे, विथ CTE एज, ब्रैकेट में लिखेंगे हम, अब सेलेक्ट स्टूडेंट कॉमा उसका मैक्सिमम स्कोर एज मैक्स स्कोर, मैक्स अंडरस्कोर स्कोर, फिर लिखेंगे फ्रॉम, फिर लिखेंगे माय टेबल, और यहाँ पे लिखेंगे हम अब ग्रुप बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट से क्या करो, ग्रुप बाय करो, बस। अब अगर हमें ऐसे ही रिकॉर्ड चाहिए, फ्रॉम अबो टेबल, फ्रॉम फिर CTE वेयर मैक्सिमम स्कोर 80 से ज्यादा है, उतने ही, मैक्सिमम स्कोर इज ग्रेटर देन लेट से 80। अब क्या किया है आपने, हमने यहाँ पे सेलेक्ट स्टूडेंट कॉमा मैक्सिमम, उनका मैक्सिमम स्कोर, हर एक स्टूडेंट का मैक्सिमम स्कोर,
स्टूडेंट वाइज मैक्सिमम स्कोर निकाला है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले टेबल का रिजल्ट ऐसा कुछ होगा। अजय का मैक्स स्कोर मान के चलो कि 81 है। फिर आशा का मैक्स स्कोर मान के चलो 82 है। फिर सुशांत का स्कोर मान के चलो 79 है। स्वप्निल का स्कोर 78 है। सिद्धेश्वर, उसका भी स्कोर मान के चलो 79 है। ऐसे कुछ अलग अलग स्कोर है हमारे पास हर एक स्टूडेंट्स के। ये इस वाले ने ऐसा दे दिया है, उसका मैक्सिमम स्कोर निकाल के दे दिया। अब डेटाबेस में तो अलग अलग कॉलम्स होंगे, सब अलग अलग होगा। अलग अलग कॉलम्स का मतलब स्टूडेंट होगा यहाँ पे, फिर उनका यहाँ पे एक नाम होगा सारे स्टूडेंट्स का, फिर होगा स्कोर उनका। तो स्कोर में एक स्टूडेंट के दो स्कोर भी हो सकते हैं, चार स्कोर भी हो सकते हैं। मान के चलो अजय का पहले में आता है 81, बट बाद में आता है अजय का ही 79, तो उनका मैक्स स्कोर ले रहे हैं हम यहाँ पे। मैक्सिमम स्कोर स्टूडेंट कोमा मैक्सिमम स्कोर एज उन्हीं का सिर्फ मान के चलो, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनने की जरूरत नहीं है हमें। सिर्फ अजय का यहाँ पे 81 ही है, आशा का यहाँ पे 82 है, तो और भी बहुत सारे कॉलम्स है, बट हम यहाँ पे 2 ही उठा रहे हैं यहाँ पे इस क्वेरी में, इस CTA टेबल में, क्योंकि 2 ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद और एक क्वेरी रन कर रहे हैं ये वाली उसके ऊपर। ये तो 2 बना के दे दिए हमें उन्होंने। अब हम बना रहे और इसको, इस टेम्पररी टेबल को, ये टेम्पररी का नाम मतलब टेम्पररी टेबल का नाम CTE है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं CTE, और CTE को फिर क्वेरी करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE वेयर मैक्सिमम स्कोर इज ग्रेटर देन 80। अब ग्रेटर देन 80 है तो सिर्फ अजय का आ जाएगा मान के चलो रिकॉर्ड, आशा का एक रिकॉर्ड आ जाएगा, 2 रिकॉर्ड सिर्फ हमें मिल जाएंगे। फाइनल रिकॉर्ड कितने के मिलेंगे फिर? 2 के मिलेंगे, क्योंकि फाइनली ये क्वेरी रन होती है और आपको ये 2 रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे ऐसे, 81, 82 जो भी है। तो ये क्या है फिर? टेम्पररी टेबल है। टेम्पररी टेबल एक क्वेरी तक ही सीमित है। ये जो क्वेरी आप लिख रहे हो सभी के लिए ये टेबल इंटरनली क्रिएट होगा, और उसके बाद वो क्वेरी हटा दो, टेबल भी हट जाएगा, कहीं पे वो नामो निशान नहीं रहेगा। जैसे कि स्टोर प्रोसीजर का रहता है, स्टोर प्रोसीजर हमेशा के लिए सेव होती है। व्यूज भी टेम्पररी टेबल से, उसके बावजूद भी वो सेव होते हैं कहीं कहीं पे। ये क्वेरी है और ये टेबल्स है व्यूज, और ये भी टेबल है, बट सिर्फ क्वेरी तक ही लिमिटेड है। वो क्वेरी जब तक रन होगी तब तक ही ये टेबल का यूज होगा। अब इसको अगर परमानेंटली सेव करना है तो ये पूरे इसको क्वेरी को, तो आप क्वेरी को तो कर सकते हो सेव, स्टोर प्रोसीजर में इतनी सारी क्वेरी को कर सकते हो, बट इसका यूज क्या है फिर? ये टेम्पररी टेबल। क्योंकि क्या होता है कई बार ऐसे अलग अलग कंडीशंस लिखनी पड़ती है कि हम एक क्वेरी में नहीं लिख पाते, फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है क्वेरी की। तो और हमें इतना कॉम्प्लेक्स क्वेरी रन करना भी मुश्किल होता है, तो इसलिए क्या करो, उसको मॉड्यूलराइज वे में लिखो, मॉड्यूलर, ताकि हमें भी आसानी हो क्वेरी रन करने के लिए। अब इसको बोलेंगे हम CTE कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। दीज आर दी टेम्पररी टेबल्स, और उसमें भी रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव होते हैं। अब इतना डिटेल में नहीं जाना है हमें, बट फिर भी अगर कोई पूछता है, कोई नहीं पूछेगा वैसे इतना तो। अगर आपको ही बताना है, किसी ने CTE पूछा तो CTE क्या होता है, तो CTE क्या होता है वो बताओ, उसके 2 टाइप्स भी बताओ। नॉन रिकर्सिव, it is a query for other queries to reference. और रिकर्सिव CTE। अब ये रिकर्सिव CTE क्या होता है?
a query that refers itself. It's a kind of loop. It is a kind of loop. एक टाइप का लूप है. अब इसका मतलब क्या है कि अगर रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव मतलब जो हमने अभी देखी वो नॉर्मल होती है. नॉन रिकर्सिव का मतलब ये नॉर्मल सीटी होता है हमारे लिए. और नॉर्मल सीटी कैसे लिखोगे? विथ सीटी लिखोगे आप, विथ सीटी लिखोगे सिर्फ. बट आपको अगर रिकर्सिव क्वेरी लिखनी है तो आप क्या करोगे? विथ रिकर्सिव और फिर लिखोगे सीटी जो टेबल का नाम है. उसके बाद लिखोगे अगर आपको रिकर्सिवली करना है तो n, फिर उसके बाद आपकी क्वेरी सेलेक्ट वन यूनियन ऑन सेलेक्ट n+1 फ्रॉम सिटी वेयर n इज लेस देन मान के चलो 5. क्वेरी क्लोज हो गई यहाँ पे. और फिर ऊपर की जो भी क्वेरी लिखी है हमने वहां पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी. तो ये रिकर्सिव है. रिकर्सिव मतलब सिटी यूजेस इटसेल्फ एज अ फंक्शन. इटसेल्फ एज अ फंक्शन, ये फंक्शन है. अब यहाँ पे क्या किया है? दिस इज अ फंक्शन. इट विल जनरेट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5. ये पांच बार रन होगा क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी है कि n इज लेस देन 5. क्या करो? रन व्हाइल लूप जैसा है, वो व्हाइल लूप क्रिएट किया है हमने यहाँ पे. अभी तक मैंने तो यूज नहीं किया है ये, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं. इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप देखो कैसे इंप्लीमेंट करना है उसका. मैंने नहीं किया है अभी तक ये, बट विथ रिकर्सिव सिटी ऑफ n एज n. यहाँ पे देखो n का यहाँ पे लिखा है. फिर n किससे छोटा होना चाहिए ताकि वो लूप इनफाइनाइट टाइम के लिए रन ना हो. तो यहाँ पे सेलेक्ट वन के साथ क्या करो? यूनियन ऑल लिखो. सेलेक्ट n+1. सेलेक्ट n+1. ये तब तक रन हो जाएगा तब तक जब तक n इज लेस देन 5 है. तो अब बताओ कि इसका रिजल्ट क्या है? ये 1 से लेकर 5 तक आएगा. 1 से 5 तक. 1 से 5 तक आएगा ऐसे. 1 2 फिर आएगा 3, फिर ये रन होगा 4, फिर 5, ऐसा. ऐसा ही होना चाहिए. 1 बाकी लोग सिद्धेश्वर, स्वप्निल, विवेक, आशा. हाँ 1 to 5. 1 to 5 या फिर 1 to 4? 4. लेकिन ये जब 4 होगा तो n+1 हो जाएगा. हाँ राइट. 5 तक आएगा. यहाँ पे ट्रिक है. ठीक है. हाँ वो तो लेगा 4 तक, बट रिजल्ट में वो क्योंकि यहाँ पे n+1 है. अब पहले तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा. ठीक है. सिर्फ क्योंकि n की वैल्यू 1 है. फिर 1 से बढ़ जाएगी n की वैल्यू 2 हो जाएगा. 2 हो जाएगी. ठीक है. तो n की वैल्यू 2 है तो 2+1 3 है. 3+1 4 है. 4+1 5 है. बट अगर 5 आ गया तो ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है n इज लेस देन 5. तो 5 आते ही वो स्टॉप हो जाएगा. तो 6 नहीं आएगा यहाँ पे. और 5 क्यों आया है? तो उसका रीजन
n+1 ऑलरेडी हुआ है वो 4, जब यहाँ पे 4 था, यहाँ पे जब 4 था तब यहाँ पे 4+1 5 हो गया है ऑलरेडी। फिर उसके बाद वो 5 आता है, तो 5 को प्रोग्राम बंद हो जाता है। यहाँ पे जब 5 आएगा तब वो प्रोग्राम रन बंद हो जाएगा। रिकर्सिवली वो आगे जा रहा है 1 2 3 4, उसको पता है क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया है रिकर्सिव, तो ये प्रोग्राम आगे जाएगा ऐसे 1 2 3 4 5 तो नहीं आएगा, बट n की जगह पे ये 4, एटलीस्ट ये 4 आ जाएंगे। तो ये तो कोई नहीं पूछेगा, इसका कोई मतलब अभी तक तो मुझे हमारे डेटा साइंस में एप्लीकेशन नहीं दिखा है इस टाइप क्वेरी का, बट हाँ सीटी का है। सीटी काफी इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, विथ सीटीई। तो हर किसी को आना चाहिए वो वाला। अब सीटी वर्सेस सब क्वेरी। अब सब क्वेरी और सीटी में डिफरेंस क्या है, पहले तो हम एक्चुअली सब क्वेरी हमें देखना पड़ेगा, और उसके बाद हम सब क्वेरी वर्सेस सीटी देखेंगे। तो अगले लेक्चर में शायद हम सब क्वेरीज भी देखेंगे। मुझे और एक कंसेप्ट करना है केसेस का। करें अभी इफ एल्स वाला? कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करो, विवेक आपकी स्क्रीन शेयर करो। ओके सर। इफ एल्स स्टेटमेंट है ये, जो पाइथन में हम इफ एल्स यूज करते हैं वो वाला स्टेटमेंट है। इसको हटा दो सारे। केस डैश डॉट डॉट वेन, ठीक है। केस और वेन ये दो कीवर्ड्स है यहाँ पे, केस और वेन। केस वेन का मतलब इफ एल्स है, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं केस वेन देन, ये वाला भी लिख सकते हैं हम, इफ एल्स। ठीक है, पहले आप लिख दो सेलेक्ट सेलेक्ट लिख दो फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर। सर एक बार सिंटेक्स देख लेता हूँ। एम्प्लॉय, हाँ कॉमा, नीचे आ जाओ, केस लिखो, केस व्हेन फर्स्ट नेम इक्वल्स टू अडास, ADAS, उसका कोई भी एक नाम लिख रहे हैं हम, बस फर्स्ट नेम इक्वल्स टू एडास। एडास कोर्ट में डालना है उसे सर, नेम को कोट में डालना है एडास को। देन ए, देन ए लिख दो, ए मतलब इन्वर्टेड कॉमा में है। एडास है तो उसका क्या करो, ए लिख दो, ऐसा बोल रहे हैं हम यहाँ पे। और एक नीचे आ जाओ, या फिर
वही पे लिख दो, वहीं पे आगे लिख दो। व्हेन फर्स्ट नेम इक्वल्स टू अब्दुल्ला, पहला वाला नाम, अब्दुल्ला की स्पेलिंग देखो नीचे वाला BE में देखो, एज ए बी, एडस भी था। एज ए बी, EB एल्स लिखो आगे ही, एल्स फर्स्ट नेम, एल्स फर्स्ट नेम, उसके बाद लिखो एंड, END, उसके बाद एज, उसके बाद लिख दो सेल्स मैनेजर इनिशियल्स, या फिर यहाँ पे लिख दो फर्स्ट नेम इनिशियल्स। मैं उस क्वेरी को मॉडिफाई कर रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट नेम इनिशियल्स अंडरस्कोर इनिशियल्स। नीचे आ जाओ, फ्रॉम टेबल का नाम लिख दो, फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो गलत है बट एंटर प्रेस करो। और रन कर दो इसको सर। हाँ, रन कर दो। क्या आया है एरर? टू में एज का एरर आ रहा है वही। अरे ऐसे देना है क्या एक्सपेक्टिंग फॉर देना, अगर ये है तो ये, देन ये है तो ये। then when first name equals to Adas, then A, when first name equals to Abdullah, then लिखना पड़ेगा ना हमें वहां पे। देन लिखना पड़ेगा। then B, अब- हाँ, अब करो इसको रन, देखो आ गया फर्स्ट नेम इनिशियल्स। और फर्स्ट नेम इनिशियल्स में अब एक्चुअली आपको ढूंढना पड़ेगा, उनके एक नाम चेंज हो गए हैं, इनिशियल्स, फर्स्ट नेम इनिशियल्स। फर्स्ट नेम इनिशियल्स अब क्या है, अब्दुल्ला AB और AB है और अडास A है, फर्स्ट नेम इनिशियल्स। देखो एक कॉलम फीचर इंजीनियर करके हमने एक कॉलम तैयार किया फर्स्ट नेम इनिशियल्स, उसमें वो देखना पड़ेगा, बट ठीक है तैयार हो गए, कहीं तो तैयार हो गए। अगर आपको ये चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर लिख दो, चलो लिख दो वो भी, मिल जाएगा। फर्स्ट नेम इक्वल्स टू अडास लिखो, एंड वो भी लिख दो। एडस डाल दो। हाँ, एड्रेस एंड करो, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू अब्दुल्ला, दोनों लिख दो, एंड इसको रन ऐसे करो। here unknown column first name in where clause। फर्स्ट नेम इक्वल्स टू अडास एंड वेयर, ये फर्स्ट नेम की स्पेलिंग ही गलत है यहाँ पे। ये गलत है सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक। जीरो रोज अफेक्टेड। क्यों नहीं आ रहा है? ओ सॉरी, और लिख दो एंड की जगह एंड पे। दोनों ट्रू, हाँ एक भी नहीं।
Okay. 436 rules written. ठीक है, देखो यहाँ पे आ गए, जहां जहां अब्दुल्ला था वहां वहां ए भी आ गया, जहां जहां एडस था वहां सिर्फ ए आ गया। तो केस केस का मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट्स है। अब केस व्हेन मतलब इफ, देन क्या करो मतलब एल्स, देन मतलब इफ एल्स, इफ है, अगर इफ एडस है तो क्या करो, नहीं तो फिर क्या करो एज एल्स, एल्स फर्स्ट नेम एंड एज फर्स्ट नेम इनिशियल्स। बीच की लाइन देखो, समझो उसको क्या बोल रहा है वो। केस केस व्हेन फर्स्ट नेम इक्वल्स टू एडस है तो क्या करो, देन उसको ए लिख दो। व्हेन फर्स्ट नेम अब्दुल्ला है तो क्या करो, ए बी लिख दो। नहीं तो फिर क्या करो, फर्स्ट नेम जैसे कि मतलब जो भी है फर्स्ट नेम में लिखा हुआ वैसे वैसा ही लिख दो। किस कहाँ पे लिख दो, फर्स्ट नेम इनिशियल्स में लिख दो, एंड एज फर्स्ट नेम इनिशियल्स, मतलब एक नया कॉलम ले लो, वहां पे वो फिल करना है। ठीक है, समझ में आ गया है सबको? सुशांत, सिद्धेश्वर। हाँ सर, ये यस सर। गुड। फिर अब कल हम देखेंगे, थोड़ी सी एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करेंगे अगर पॉसिबल है तो, या फिर आज अभी शाम को अगर आपको टाइम है तो कनेक्ट करें शाम को एक घंटे के लिए, साथ में शाम में। हम कर सकते हैं वैसे। बाकी लोग क्या रखेंगे आप? कितने बजे सर? रात को 10 बजे, 10 से 11। 9 नहीं हो सकता सर? 9 हो सकता है, 9 से 9 हाँ, से 9 से 10 सही जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। ओके नो सर। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, 1 घंटा फिर रात को फिर से हम मिलेंगे, आज ही शाम को 9 बजे, 1 घंटे के लिए, और उसमें फिर हम देखेंगे कुछ और एडवांस चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके सर। ठीक है, और आपका प्रोजेक्ट का भी देख लो कहाँ तक आया है क्या नहीं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो वेब स्क्रैपिंग का प्रोजेक्ट दिया था, राइट, ब्यूटीफुल सोप या फिर स्क्रैपी, वो कुछ यूज करके आपने डेटा फेच किया कि नहीं, और उसके बाद तो सिर्फ आपको एडीए करना है। कहीं तक का है था, और वो भी कहीं कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, वेब स्क्रैपिंग कैसे करते हैं। लेकिन ये जो पाइथन का कोड है वो हमें उसमें करना है, ये कोलैब में नहीं हो सकता ना, उसमें करना पड़ेगा क्या, वीएस कोड में? वीएस कोड में करो, कोलैब में करो, कहीं कहीं पे भी हो कोलैब जाएगा, में हो सकता है। कोलैब में भी हो सकता है। करने पड़ेंगे चीजें, क्या बोले? उसमें वैसे इंस्टॉल करने पड़ेंगे हमें चीजें, नहीं होगा वैसे बीएस कोड में देख लेंगे। ब्यूटीफुल सोप जुपिटर में चलता है सर अच्छे से? हाँ, जुपिटर हाँ, लैब में जुपिटर में मिल जाए, चल जाए, चलता है। हाँ कहीं कहीं पे भी करो जैसा आप चाहते हो। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, चलिए, बट उसको जल्दी खत्म करो, क्योंकि हमें और एक फिर प्रोजेक्ट देखना है आपको, सिक्वल की प्रैक्टिस का वो प्रोजेक्ट फिर से आरएफएम वाला करना है, राइट, तो यस सर। बैकलॉग्स है हमारे पास, जल्दी जल्दी क्लियर कर रहे हैं। यस सर। चलिए, प्रेजेंटेशन भी दिवाली से आगे मतलब पहले ही होगा, क्योंकि दिवाली में देखो एक दिन और छुट्टी लगेगी आपको, फिर और भी ज्यादा गैप हो जाएगा। अब मैं तो नहीं देना चाहता हूँ, बट अगर आपको चाहिए तो एक दिन ऑफ रख सकते हैं हम दिवाली में, शायद संडे आ जाएगी, नेक्स्ट संडे है, राइट? हाँ सर, वो दिवाली में सर छुट्टी रख सकते हैं। हाँ, सैटरडे संडे दोनों ऑफ करना चाहिए। हाँ, ठीक है, सैटरडे संडे उसमें ऑफ। सर ये भी हम लोग घर पे जाएंगे थोड़ा, क्या क्या बोले? चलिए हम लोग घर पे जाना है, कहाँ पे, होम कब टाउन। हमारे नेटिव टाउन जाएंगे हम लोग। कब जाना है? उसी हम फ्राइडे वीकेंड में। निकलेंगे।
अच्छा, नेक्स्ट फ्राइडे जाना है आपको? हाँ नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे 10 तारीख को। अच्छा, हाँ, फिर 10 सैटरडे संडे ठीक है, हम ऑफ रखेंगे 2 दिन। कोई नहीं, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आज फिर से शाम को 9 बजे। ठीक है सर। ठीक है, क्लास थैंक यू सर, गाइस, बाय बाय। बाय बाय सर। सर। हेलो हेलो